आध्यात्मिक समाजवाद। आज मैं यहाँ आध्यात्मिक समाजवाद के परिभाषा पर चर्चा करूँगा। विश्व में आज तक पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और इसके अलावा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बताए गए भिन्न भिन्न सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं का परिपालन होता रहा है। किसी देश में पूंजीवाद है, किसी में समाजवाद है, कहीं पर साम्यवाद है और कहीं पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवाद से पूंजीवाद या पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ जाने की प्रक्रियाएं हैं। प्रगतिशील और प्रतिगामी। यदि हम पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रगतिशील मिश्रित अर्थव्यवस्था, और प्रतिगामी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ, मतलब समाज से पूंजी की तरफ, पीछे की तरफ जाना। ये तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु इसके बाद में असंतोष व्याप्त है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है और आज आवश्यकता आ पड़ी है एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जिसमें स्वार्थ भी हो, समाज भी हो, सत्ता भी हो, अर्थ भी हो, धर्म भी हो, काम का भाव भी हो, और वो अंतिम सत्ता जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। हम लाख कह लें कि भौतिकता ही सब कुछ होती है, परंतु अंत में हम पराजित होते हैं। डॉक्टर भगवान होता है, परंतु वह कभी किसी को इस संसार में जाने से रोक नहीं पाता, और इस बात को तो सब स्वीकार करते हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे क्या रखा हुआ इस दुनिया में, एक दिन तो सबको जाना है। क्या रखा हुआ इस दुनिया में, एक दिन तो सबको जाना है। रह जाते इस जग में वे ही जिसने प्रभु को पहचाना है। रह जाते इस जग में वे ही जिसने प्रभु को पहचाना है। छिपी शक्तियों से चलते हैं सभी यंत्र इस दुनिया में, मानव शरीर है यंत्र एक जब, जो शक्ति से ही चलता है। जब शक्ति होती है बाहर, मानव शरीर मर जाता है। जब शक्ति होती है बाहर, मानव शरीर मर जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संसार में अर्थ, धर्म और काम तथा मोक्ष के आधार पर सृष्टि की संरचना का भाव है, उसे हमें समझना होगा। इसलिए मैंने आध्यात्मिक समाजवाद नामक अपनी पुस्तक की संरचना में जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, उस पर चिंतन करने के पहले हम समझें पूरी दुनिया को कि अमेरिका में पूंजीवाद, रूस में समाजवाद, चीन में साम्यवाद, भारत में सभीवाद। अमेरिका में पूंजीवाद, रूस में समाजवाद, चीन में साम्यवाद, भारत में सभीवाद। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, भूल गया एक बात जो है आध्यात्मवाद। भूल गया एक बात जो है आध्यात्मवाद। विभिन्न देशों में अलग अलग विचारधाराएं रही हैं। हालांकि अब रूस में भी समाजवादी दृष्टिकोण समाप्त हो गया, वहाँ भी पूंजीवादी दृष्टिकोण लागू हो गया है। चीन में साम्यवादी विचारधारा जरूर है, लेकिन वहाँ भी अब पूंजीवाद का बोलबाला है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स के लगभग ख़त्म होने के बाद अब निजी क्षेत्र में और एक ओपन इकोनॉमी होने के कारण, एक खुली अर्थव्यवस्था होने के कारण संरक्षित अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं,
और इस तरीके से हम देखें तो भारत भी अब पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में बढ़ रहा है। जो हमारा भाव था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, वो लगभग समाप्ति की दिशा में चला गया है। सब कुछ हम धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को देते चले जा रहे हैं। अपने पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक उपक्रमों को भी निजी क्षेत्रों को अब हम सौंपते चले जा रहे हैं। कहीं न कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था का भाव धीरे धीरे समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम आध्यात्मिक समाजवाद की चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक समाजवाद की परिभाषा क्या होना चाहिए? यदि हम आध्यात्मिक समाजवाद को संक्षेप में बताना चाहें तो ब्रह्मर्षियों के नियंत्रण एवं राजर्षि के द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, जिसमें एक तरफ कृषि पशुपालन व निजी कार्यों के विभाग के संचालन पर पूरा अधिकार निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को तथा दूसरी तरफ प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों पर राज्य सत्ता का पूर्ण नियंत्रण हो, परंतु विनिमय, वितरण, उत्पादन, उपभोग व व्यापार के विभिन्न प्रविधियों एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं पर राज्य सत्ता का संपूर्ण अधिकार हो और इसके साथ ही धर्म का अर्थ, काम व मोक्ष पर आधारित अर्थतंत्र ही आध्यात्मिक समाजवाद है। अर्थात अर्थ का मूल धर्म में निहित होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर सुव्यवस्थित विवाह पद्धतियों के द्वारा समाज पर नियंत्रण के साथ जीवन काल लोक कल्याण, व्यक्ति, समाज व राज्य का मुख्य उद्देश्य हो सके। और इस प्रकार आध्यात्मिक समाजवादी व्यवस्था में अंततः हम कह सकते हैं कि कृषि, पशुपालन और उससे संबंधित अन्य व्यवसाय, मांस का व्यवसाय, शराब का व्यवसाय, ये सारे व्यवसाय निजी क्षेत्रों के हाथ में हों और दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन पर राज्य सत्ता का पूर्ण नियंत्रण हो, उसे निजी हाथों में ना दिया जाए। और ऐसा होने से संपूर्ण राज्य के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर प्रदत्त हैं उस पर संपूर्ण जनमानस का अधिकार राज्य सत्ता के द्वारा होगा। उसमें व्यक्ति किसी प्रकार से ना तो ठेकेदारी में काम कर सकेंगे, उस पर कार्य करने वाले लोग प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सत्ता के द्वारा शासकीय सेवकों के मार्फत से किया जाएगा और उसका संपूर्ण लाभ, उस पर ना कोई टेंडर होगा, ना कोई विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होगा, ना उसका कोई शेयर होगा और ना उसके कोई शेयर होल्डर होंगे। उस पर पूर्ण नियंत्रण का कार्य राज्य सत्ता का होगा और इस तरीके से हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि संपूर्ण उत्पादन और उस पर प्राप्त होने वाले लाभ राज्य सत्ता के होंगे।
एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराए और साथ ही उसका उत्पादन की क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी पर नियंत्रण हो। और इस तरीके से हम अंततः कह सकते हैं कि निजी और सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा निजी क्षेत्र में पशुपालन का उद्योग, कृषि का उद्योग, शराब का उद्योग, मांस का उद्योग रहेगा। अर्थात 2 प्रकार के उपक्रम होंगे। कृषि उद्योग होगा, आपका पशुपालन उद्योग होगा, आपका शराब बनाना उद्योग होगा, मांस उद्योग होगा, चमड़ा उद्योग होगा और इस पर पूरा नियंत्रण निजी क्षेत्रों में होगा। केवल यदि प्राकृतिक संसाधनों में जंगलों से मिलने वाले पशुओं के चमड़ों पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सत्ता का होगा। जंगल की लकड़ियों पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सत्ता का होगा। अन्य खनिज संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सत्ता का होगा। जल पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सत्ता का होगा। वायु पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सत्ता का होगा। जमीन राज्य सत्ता की होगी और उसका वितरण वह निजी क्षेत्रों में करेगी। और इस तरीके से निजी और सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा लोक कल्याणकारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा भारत और विश्व के विकास की परिकल्पना को सार्थक किया जा सकता है तथा विश्व के एक संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषाओं को भी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी और एक निर्वाचित विश्व सरकार की भी आवश्यकता होगी। यदि हम विश्व सरकार की स्थापना कर सकें तो आध्यात्मिक समाजवाद को बल और संबल अवश्य मिलेगा। निश्चित तौर से विश्व के संसाधनों पर विश्व सरकार की परिकल्पना के बाद ही हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को नई दिशा दे सकेंगे। कुछ राष्ट्रों को लाभ पहुंचाने के लिए यदि उदारीकरण, वैश्वीकरण या निजीकरण होता है तो इसमें गरीब का शोषण होगा, अर्थात गरीब राष्ट्र जो अविकसित राष्ट्र हैं उनको नुकसान होगा। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लोग अपना पैसा लगाकर उसे अपना कहकर अपनी जीडीपी बढ़ाएंगे और उन देशों को जहां श्रम है, जहां प्राकृतिक संसाधन है, उनकी जीडीपी निरंतर गिरेगी। इसलिए आध्यात्मिक समाजवाद के द्वारा विश्व का कल्याण और विभिन्न देशों का कल्याण निहित है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। धन्यवाद।